हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक सिंह और आपके अपने चैनल मनी और मनी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आईडीएफसी नेक्स्ट एचडीएफसी। दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में बात करेंगे जो बैंक एक कोर लेवल से, एक बेसिक फाउंडेशन लेवल से क्रिएट हो रहा है और एक एक पॉसिबिलिटी रखता है कि आने वाले 5, 7 या 10 साल में एक बड़े बैंक में कन्वर्ट हो सके, लाइक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। दोस्तों, सबसे पहले और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है और इस समय करंट सिचुएशन क्या है और ये नीचे और कहां तक जा सकता है, या या इसके सही लेवल्स क्या है इसको खरीदने के। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। सबसे पहले हम दोस्तों शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना Q4 मार्च 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे इनके करंट रिजल्ट क्या है, करंटली ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने लास्ट में कुछ टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों, अगर इनका रिजल्ट हम देखें तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रिटेल असेट्स। रिटेल बुक इंक्रीज्ड 40% ईयर ऑन ईयर और 40,812 करोड़ से बढ़ के ये 57,310 करोड़ हो गया वाई ओ वाई। कहने का मतलब 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 में 40% इंक्रीमेंट दोस्तों, देखने वाली बात है। रिटेल कॉन्स्टिट्यूट 61% ऑफ फंडेड लोन्स असेट्स 31 मार्च 2020, जो कि पहले हुआ करता था 37%। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा कि ये बातें ये क्यों लिख रहे हैं। कि जो मिस्टर वी वैद्यनाथन है, जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था और उन्होंने ये सिर्फ डिसाइड नहीं, ये करके भी दिखाया कि इन्होंने इस होलसेल बैंक को, जो कि पहले आईडीएफसी बैंक हुआ करता था और बाद में मर्ज होके कैपिटल फर्स्ट के साथ, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी थी, अल्टीमेटली इट हैज कन्वर्टेड टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो आईडीएफसी फ्रॉम आईडीएफसी बैंक और फर्स्ट फ्रॉम कैपिटल फर्स्ट, सो इनको मर्ज करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निर्माण हुआ। तो इनका जो पहला टारगेट था कि इनको होलसेल बुक डिक्रीज करना था और जो रिटेल बुक है वो इंक्रीज करना था। तो ऐसा ये इनको क्यों करना था? ऐसा इनको इसलिए करना था कि दोस्तों, जो होलसेल बुक होता है उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है और एक चंक में बहुत बड़ा अमाउंट आप लोन देते हैं, तो अगर डिफॉल्ट होता है तो एक संग आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट इन केस ऑफ रिटेल, छोटे 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 लाखों करोड़ों लोन होते हैं, तो अगर डिफॉल्ट होते भी है तो बैंक की सेहत पे बहुत असर नहीं पड़ता। दोस्तों, ये बात हुई इनके रिटेल और होलसेल बुक की। तो होलसेल बुक जो है डिक्रीज किया है इनका 27%, विच इज गुड। आप इसको गलत मत समझिएगा, जो कि आपका 53 से 1000 करोड़ से 39,000 करोड़ पे चला आया। तो ये हुई इनके इनके स्ट्रैटेजिकल थिंग की बात, जो इनकी स्ट्रैटेजी थी कि होलसेल को कम करना है और रिटेल को बढ़ाना है। अब बात आता है दोस्तों इनके रिजल्ट्स की। तो अगर आप इनकी कासा देखिएगा, कासा डिपॉजिट इंक्रीज 20,661 करोड़ फ्रॉम 7,893 करोड़। 162% इंक्रीमेंट हुआ है मात्र एक साल में। मात्र एक साल में 162%। कासा रेशियो इंप्रूव 31.87% फ्रॉम 11.40%। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कासा ग्रोथ ऑफ ₹4458 करोड़ ड्यूरिंग Q4 2020 डिस्पाइट द डिस्टर्बेंस ऑफ कोविड। कोविड के बाद भी इतनी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। और रिटेल भी अगर आप देखेंगे तो रिटेल डिपॉजिट इंक्रीज टू 33,924 करोड़ मार्च 2020 में, जो कि पहले था सिर्फ और सिर्फ 13,214 करोड़, ठीक एक साल पहले, विच इज 157% ग्रोथ ऑफ रिटेल लोन बुक, विच इज देयर मेन टारगेट। सो बैंक consciously reduced certificates of deposit CD for ₹28,754 crore March 31st 2019 to 7,111 करोड़। तो अब आ जाते हैं बात इनके। तो ये दोस्तों हुई कासा। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि कासा डिपॉजिट आखिर में होता क्या है। कासा डिपॉजिट होता है दोस्तों कि जो हम और आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपना पैसा डालते हैं, विच इज करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो
ये होता है कासा। तो कासा का बढ़ने का मतलब कि इनके रिटेल कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 162%, रिटेल में 157%, ओवरऑल 162%, जिसमें रिटेल में 157%। वाओ। अब बात करते हैं दोस्तों इनके इनके एनआईआई की, जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है दोस्तों? नेट इंटरेस्ट इनकम होता है कि जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं, जो भी पैसा आप लोन देते हैं उससे जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसकी बात ये कर रहे हैं। इट ग्रू बाय 40% YOY। 1563 करोड़ हो गया ये 1113 करोड़ से। 40%। स्ट्रॉन्ग एनआईएम इंप्रूवमेंट। एनआईएम इंप्रूवमेंट क्या होता है दोस्तों? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये मार्जिन ऐसा मार्जिन होता है जिस जिस इंटरेस्ट पे ये लोन लेते हैं और जिस इंटरेस्ट पे ये लोन देते हैं। तो एनआईएम हैज बीन इंप्रूव्ड टू 4.24% फ्रॉम 3.03%, विच इज अगेन अ ह्यूज ह्यूज वेरी गुड वन। तो दोस्तों मैं चूंकि चूंकि इनका रिपोर्ट आप देखोगे तो काफी बड़ा रिपोर्ट है, तो मैं सारा कुछ कवर नहीं करना चाहता। तो मैं थोड़ा सा बाईपास करके आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों प्रोविजनिंग भी देखेंगे आप, तो ये अच्छा खासा प्रोविजनिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और अगर आप ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखेंगे, इसको देख के आपको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ओनली 72 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में। बट आपको जान के ये जरूर अच्छा लगेगा कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये पहली बार इनको प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा जो पिछले कई बारों से, जैसा कि मैंने बताया, होलसेल बुक की वजह से, वोडाफोन आइडिया के इशू की वजह से, जो कि अभी डिफॉल्ट या नॉन पेमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, नॉन पेमेंट नहीं किया है वोडाफोन आइडिया ने, फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोविजनिंग उसके लिए करके रखा है। तो इन वजहों से इनका लॉस जो हो रहा था, धीरे 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 ये इनको 72 करोड़ के प्रॉफिट में ले आए कंपनी को, बैंक को। तो देखो इन्होंने लिखा भी है कि 218 करोड़ के लॉस से, जो कि Q4 19 में था, अब 72 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा इनका जो एनपीए है, एनपीए एक बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो एनपीए देखोगे तो इनका जो नेट एनपीए है, विच हैज बीन डिक्रीज्ड फ्रॉम 1.23% टू 0.94%, विच इज अगेन अ गुड थिंग। एनपीए का मतलब होता है दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसा कि मैं बता रहा था, जब होलसेल बुक्स होते हैं बड़े बड़े और कोई लोन अगर डिफॉल्ट कर जाता है, या कोई लोन ऐसा दिया है जिसपे रिस्क ज्यादा है, तो इनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि रिड्यूस हो गए 1.23 से 0.94। और किसी भी बैंक के लिए एक से नीचे का का जो एनपी है वो बहुत अच्छा माना जाता है। आप किसी भी बैंक में जाकर देख सकते हैं, चाहे वो आईसीआई, कोटक हो या एचडीएफसी बैंक हो। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम लोगों ने बात की दोस्तों इनके एनआईए के बारे में, इनके एनआईएम के बारे में, इनके एनपीए के बारे में, इनके कासा के बारे में। इसके बाद हम दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो एक छोटा सा इनमें इशू हुआ करता था। वो भी इशू नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा जो इनका CAR होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो 13.38% है। ठीक है, जो कि ठीक है, नॉट बैड। बट अभी इन्होंने जो 2000 करोड़ का जो कैपिटल रेस करने की बात कही और करने वाले हैं, उसके बाद इनका जो पोस्ट कैपिटल रेस, जो इनका CAR हो जाएगा, वो 15.55% हो जाएगा, विच अगेन इज अ वेरी वेरी गुड CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो दोस्तों ये हुई बात। अब ये तो हुई इसके इनके करंट रिजल्ट की बात, और करंट रिजल्ट में मुझे तो पर्सनली कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिखा जिसमें जिसमें वीकनेस हो, जिसमें प्रॉब्लम हो, जिसमें खराबी हो। CAR जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा हल्का था, वो भी अब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनके पिछले टाइम की। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, देखो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का मर्जर हुआ था। आईडीएफसी वाज फाउंडेड इन मर्जर अर्स्टवाइल आईडीएफसी बैंक एंड अर्स्टवाइल कैपिटल फर्स्ट बैंक, December 18। सिर्फ एक साल, 2 साल पहले ही मर्जर हुआ था, और 2 साल के अंदर अंदर एक लॉस मेकिंग बैंक से एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके इस 2 साल में इन्होंने क्या किया। तो इन 2 साल में अगर हम देखना चाहें, तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि इन्होंने एक वायदा किया था, ये 90% इनका होलसेल बुक हुआ करता था। कब? मार्च 18 में। और 10% रिटेल बुक हुआ करता था। धीरे 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 करते करते इन्होंने 54% रिटेल बुक कर लिया और 46% होलसेल बुक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, अगर ये दोनों तरफ ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिटेल रिटेल में ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि
उसके बाद भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर होलसेल लोन बुक भी बढ़ाना चाहते तो शायद इनका रिजल्ट यहाँ से भी बहुत ऊपर होता। बट एज अ स्ट्रेटेजिक मूवमेंट ये वैसा नहीं चाहते, ये अपने रिटेल बुक को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहते हैं। तो कहाँ 73,000 करोड़ से ये 1,07,000 करोड़ का बुक बन चुका है। अब थोड़ा क्विकली हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। मैं समझ रहा हूं दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको ये सारी बातें जाननी जरूरी है अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक में, वो भी स्पेशली बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो देखिए, शार्प इंप्रूवमेंट ऑफ एनआईएम दोस्तों 2.89%, मर्जर क्वार्टर 4.24% तक पहुंच गया। तो जब ये मर्जर हुआ था उसके बाद 2.89% हुआ था, वहां से बढ़ते 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 ये 4.24% हो गया है। आप दूसरे बैंक का भी जाके दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा वैरी नहीं करेगा। बात कर रहा हूं मैं बड़े बड़े बैंक्स की ओनली। नेट एनपीए देखेंगे इसका तो दोस्तों, तो नेट एनपीए जो था मार्च 19 में 1.27% होता था, जो कि घट के 0.24% हो गया। इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक दो हैं जो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, ये दोस्तों इनका टोटल असेट बुक है। इसके डिटेल में हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक मेंशन किया कि भाई ये जो स्ट्रेस्ड असेट बुक है, जिनमें इनको लगता है कि शायद थोड़ी प्रॉब्लम कभी कहा शायद आ जाए, तो उनके लिए इन्होंने प्रोविजनिंग भी कर रखा है और यहाँ पर प्रोविजनिंग का परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी बोल सकते हो कि फॉरवर्ड, कि पहले से ही ये सारा सारा जो रिस्क है उसको कवर करके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इनके कासा कासा जो कि मैंने बताया था आपको, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 8.68% टू 31.87% इन ओनली 2 years ऑफ टाइम। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं इनका रिजल्ट देखूं और जो भी मैंने आपको अभी तक बताया उससे आप ये देखिए 72 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने अभी दिखाया है। इसके पहले 1639 करोड़ का लॉस था क्वार्टर 3 में, इससे पहले 218 करोड़ का लॉस था। तो उससे एक कन्वर्जन आना सर बहुत बड़ी बात है। तो ये यही मेन पॉइंट्स है दोस्तों, और ऐसे तो ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। और जस्ट एक स्टेक होल्डर पैटर्न पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोमोटर्स का 40% है, ट्रस्ट एंड क्लियरिंग मेंबर्स का 0.8% है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें है, पब्लिक का जो पैसा है वो भी है, और म्यूचुअल फंड का भी कम है थोड़ा, और एफआईआईज ने काफी इसमें पैसा बढ़ाया है। देखिए 23.7% है, बढ़ाया तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ज्यादा है, मतलब काफी पैसा लगा रखा है। जबकि देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उसमें उन्होंने ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये तो ही ओवरऑल बात दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब मैं बता दूं कि हो सकता है आप इस बैंक को दूसरे बैंकों से कंपेयर करें, बट एक बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है, करेंटली ये जो बैंक है वो अपना एक्सपेंसेस अपने आप को बढ़ाने में लगा रहा है, अपने बिल्डिंग फाउंडेशन में लगा रहा है। तो जो इसकी ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इसके लेवल्स की दोस्तों, तो चलिए फटाफट इसका लेवल्स भी देख लेते हैं। और लेवल्स जहां तक मुझे याद है, अभी ये अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए दोस्तों खोलते हैं इसको। तो जैसे कि आज देखा है आपने, आज सारे बैंक्स काफी गिरे हैं। आज का डेट है दोस्तों 6/29, आई मीन 29 जून। तो सारे बैंक्स में आज डाउनफॉल आया है। तो समहाउ ये चार्ट इसका खुल नहीं पा रहा दोस्तों, रियली सॉरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो यहीं पे हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 25.85 पे ये डील कर रहा है। तो दोस्तों इसने स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो मेरी सलाह है कि आप एक संग इसमें चंक में पैसा नहीं लगाइए, क्योंकि अगर मार्केट इस समय गिरता है तो ये नीचे 17, 18 या 20 रुपए तक भी ये बैंक जा सकता है। तो एक छोटे छोटे चंक में आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए। आप करेंट भाव से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 25 रुपए के भाव में। और 25 रुपए के भाव से धीरे धीरे अगर नीचे जाता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए दोस्तों। 3 से 5 साल के टाइम में ये बैंक एक डिसेंट रिटर्न दे सकता है, और आने वाले 10 सालों में ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो दोस्तों ये जो भी मैंने आपको दिखाया, ये या बताया,
ये मेरी अपनी राय है, ये मेरा अपना सोचना है। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपने दोस्तों से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि मैं जो ट्रेड कॉल्स देता हूँ वो भी आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।